नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने दी। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं भावनाओं का सम्मान करता हूं। पिछले 10 दिनों से घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है और भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है, यह कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा सौंपते हुए तमाम सारी बातें धर्मेंद्र प्रधान ने कही हैं। उन्होंने कहा युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रजातंत्र की शक्ति में हमेशा अटूट विश्वास रहा है। ये बातें, ये शब्द हैं धर्मेंद्र प्रधान के, जिन्होंने अब अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। पिछले 10 दिनों से जिस तरीके की घटनाएं हो रही थी, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उससे मेरा मन दुखी था, यह कहना था धर्मेंद्र प्रधान का। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। दरअसल नीट पेपर लीक के लिए उन्हें दोषी बताकर जंतर मंतर पर 36 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आंदोलनकारियों का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में वो नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने पोस्ट में एक लेटर जारी करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी, मतलब एक पत्र लिखा उन्होंने सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा, मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। युवा शक्ति इस देश की ताकत है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, प्रजातंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास है। उन्होंने यह भी लिखा कि वो पिछले 10 दिनों से घटनाक्रम जो हुआ उससे दुखी हैं, लिहाजा छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाएं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में लिखा कि देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठा पाएं, यह ज्यादा जरूरी है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और इन सब के बीच में अब समझना होगा कि जिस तरीके के समीकरण बन रहे थे, और अब यह भी बड़ा सवाल है कि क्या जो छात्र आंदोलन जंतर मंतर पर, उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें, और शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हित नहीं, छात्रों का हित, छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला उन्होंने लिया है। हमारे साथ निशांत सौरभ, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शेखर अय्यर, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। सर, देखिए, तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और पिछले कई दिनों से ये एक बड़ी बहस का विषय भी बना हुआ था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में जिस तरीके से पत्र उन्होंने लिखा है, अपनी भावना उन्होंने सामने रखी है, उससे हम कितना बड़ा संदेश जाता है छात्रों के लिए? नहीं, बड़ा स्पष्ट है उनकी जो आज बयान है उस पे कि जो भी कदम उन्होंने लिया इसका कारण है कि भारत की युवा सफर ना करे जी, और वो नहीं चाहते कि भारत की युवा क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति बनती जा रही थी उससे लग रहा था कि कई जो देश विरोधी ताकतें इसको फायदा उठाना चाहते हैं और देश भर में एक हिंसा का माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही थी। तो वो चाहते हैं कि बच्चे अपने वापस जाएं, कॉलेज वापस जाएं, यूनिवर्सिटी वापस जाएं, स्कूल वापस जाए और अपनी पढ़ाई आगे करें, क्योंकि नीट को लेकर जो भी समस्या थी उस तो सॉल्व हो चुका था और सरकार ने मतलब जितनी जल्दी हो सकती है दोबारा एग्जाम करा के और रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दी ताकि कोई बच्चे सफर ना करे इस एकेडमिक ईयर में। लेकिन जो जो बात वहां जो बन रही थी, जो युवाओं के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करने की जो कोशिश हो रही थी, उसको रोकने के लिए, क्लैरिटी आने के लिए उन्होंने ये कदम लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने बहुत कुछ किया युवाओं के लिए, बहुत कुछ किया शिक्षा में सुधार लाने के लिए जी। तो सरकार की तरफ से ईमानदारी के तौर पे बहुत कुछ कदम लिया गया है। और जब कोशिश हो रही है कि किसी तरह उनको इस्तेमाल करके या उनके नाम पर इस्तीफा की मांग इस्तेमाल करके एक कंफ्यूजन और एक प्रकार से कई षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं उसको वो नाकाम करने के लिए इन्होंने कदम लिया है।
बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत सौरभ भी बने हुए हैं। निशांत, छात्र लगातार ये मांग कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कोशिशें की जा रही थी उसमें हमने देखा कि सरकार ने लगातार प्रतिक्रिया दी, कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि और सख्त कानून इसके खिलाफ लाया जाएगा यदि पेपर लीक को लेकर के संसद में इस पर चर्चा होगी। तो चीजों को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब से हुआ है और उसके बाद से जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि अब जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो खुश हैं इस बात से, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो कोशिश की जा रही है व्यवस्था में बदलाव लाने की और व्यवस्था में सुधार करने की, वो सुधार जिनको करना है वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल व्यवस्था में सुधार की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि एनटीए में रिफॉर्म्स की बात लगातार की जा रही है, क्योंकि इन समूचे विवाद की जड़ में जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है, जो कि नीट, जेई मेंस और सीयूईटी जैसी तमाम परीक्षाओं का आयोजन करती है। और 2024 में भी हमने देखा कि नीट में पेपर लीक की बात सामने आई थी, नीट यूजी एग्ज़ाम में 2026 में भी ये बात सामने आई। उसके बाद लगातार जो एनटीए में रिफॉर्म्स के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे थे। उसके लिए आपको मालूम है कि 2024 में सरकार ने राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिशों पर भी अमल करना शुरू कर दिया गया था। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ही मई में ये घोषणा की थी कि जो अगले साल से नीट यूजी की परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित होगी, क्योंकि अभी तक जो नीट यूजी की परीक्षा होती है वो पेन एंड पेपर मोड में होती है और जिसमें हमेशा से ये संभावना बनी रहती है पेपर लीक जैसी घटनाएं होने की, चूंकि आपको प्रश्न पत्र एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट ले जाना पड़ता है, उसमें कई तरह की खामियां होती है जिसमें पेपर लीक जैसे घटनाओं की गुंजाइश बनी रहती है। तो शिक्षा मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने मई में ही ये घोषणा कर दी थी कि अगले साल से यानी 2027 से नीट यूजी की परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए होगी, सीबीटी मोड में होगी। तो इससे क्या होगा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफ़ी हद तक उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। उसके अलावा एनटीए में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसके संगठनात्मक ढांचे में भी लगातार सुधार लाए जा रहे थे, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाने के तमाम प्रयास किए जा रहे थे। कल ही आपने देखा कि कैसे एनटीए में शीर्ष स्तर पर जनरल मैनेजर के लेवल पर रिक्तियां निकाली गई, 4 जनरल मैनेजर के पद पर रिक्तियां निकाली गई हैं। उसके अलावा जो मैकेनिज्म है, जो समूचे परीक्षा तंत्र की निगरानी के लिए एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि डेटा सुरक्षा में किसी प्रकार की सेंध न लगे। ये सब काम शिक्षा मंत्रालय की अगुवाई में एनटीए के द्वारा ऑलरेडी किया जा रहा था और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहे और जो परीक्षा की प्रक्रिया है, कोई भी परीक्षा जो एनटीए आयोजित करती है वो फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा सके और कोई भी लीक जैसी उसकी घटनाओं की कोई भी गुंजाइश न रहे। उसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही कैबिनेट ने पेपर लीक विरोधी कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके जरिए पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान भी किए जाएं और सोमवार से उसको संसद में पेश किया जाने की संसद में चर्चा होगी, जुर्माने जो था उसका दायरा भी बढ़ाया गया है। बिल्कुल, तो सरकार अपने स्तर पर लगातार और बहुत ही तत्परता से प्रयास कर रही है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सीधा सा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार की जवाबदेही का संकेत है? देखिए, सिर्फ केवल जवाबदेही का ही संकेत नहीं है, ये इस बात का भी संकेत है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में छात्रों के हितों को कितना प्राथमिकता पे रखती है, उनके हितों को लेकर कितना चिंतित है कि अगर इस तरह के हालात से कोई भ्रमित होकर कुछ एक तरह से देखें कि एक राष्ट्र विरोधी ताकतें अगर उसके पीछे कहीं आती हैं और फायदा उठाने की कोशिश करती है तो वो फायदा ना उठा पाए, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया है। और आप सीरीज आप जो घटनाक्रम हुए हैं और उसके बाद जो कदम उठाए गए हैं, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी निशांत सौरभ कर रहे थे, शेखर अय्यर जी कर रहे थे, उस तरफ जाना होगा। देखिए, जो भी प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी वो पूरी हो गई है। पहली मांग थी कि पीड़ित छात्रों के परिवार को मुआवजा दिया जाए, संसद में चर्चा हो, सोनम वांगचुक इसकी बात कर रहे थे, सरकार उस पर पहले ही तैयार थी।
अब धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह कहा है कि वो घटनाक्रम से दुखी हैं, वो छात्रों के हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता रखते हैं, जी। तो इसलिए वो अपना त्यागपत्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है। तो देखिए आप होना क्या चाहिए इसके बाद, पहले तो छात्रों को, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, उनको अपना आंदोलन तुरंत खत्म करना चाहिए, पहली बात होनी चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए कि अब आगे जो कुछ सरकार ने कदम उठाया है उस पर छात्रों को, सबको भरोसा होना चाहिए कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की बात हो गई है, और सिर्फ जो कानून आने जा रहा है जी। सिर्फ नीट परीक्षा को लेकर उसमें प्रावधान नहीं है। पेपर लीक की घटना अगर किसी भी सरकारी परीक्षा या किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में होगी तो पेपर लीक करने वाले, उससे लाभ उठाने वाले, उसको लाभ दिलवाने वाले, अनियमितता बरतने वाले, इन सभी लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी, बिल्कुल। यानी उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उसके लिए सख्त प्रावधान किए गए। तो आश्वस्त हुआ जा सकता है, छात्रों को यह भरोसा होना चाहिए कि पहले एनटीए के अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम लाने की बात अगले साल से है, नीट परीक्षा दोबारा सफल तरीके से कराएगी जिससे एक भी साल बर्बाद न हो, तमाम एहतियाती कदम उठाए गए, और जो 13 आरोपी थे वो जेल में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलेगा, डे टू डे सुनवाई होगी, न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। और रिफॉर्म्स की जो बात है, आप देखें कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके बाद एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर भारतीय शिक्षा नीति आगे बढ़ी है, जिससे कि हम भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपने पेशेवर, अपने युवा तैयार कर सके। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जी। एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव, जिससे हमारी विकसित भारत की संकल्पना है वो पूरा हो, उसके लिए युवा तैयार हो और हम दुनिया को उस युवा शक्ति की पहचान दिला सकें। देखिए आप अंतरिक्ष में जो सफलता है, अभी तो एक हफ्ते भी नहीं हुए जब भारत के एक छोटे से स्टार्टअप ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, दुनिया अचंभित तौर पे देख रही है। तो अब किसी को इस बात में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की युवा है। जब वो कहते हैं कि देश की युवा राष्ट्र की शक्ति है, तो सिर्फ ये बातों में नहीं है, ये दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर उन नीतियों में, हर उन कदमों में, हर उन फैसलों में जिससे छात्रों का हित सुरक्षित होता है, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होता है। तो ये कदम जो है ये भी उसी दिशा में देखा जाना चाहिए। ठीक है शेखर अय्यर साहब, मंत्री का इस्तीफा दो, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था छात्रों को, अब वो पूरा हो चुका है, लेकिन संस्थागत जवाबदेही भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कोशिश ऐसे होनी चाहिए कि जो व्यवस्था को चलाने वाली तमाम सारी संस्थाएं हैं वो अपना जो काम है सही, बेहतर और प्रभावी तरीके से करें, और उसको लेकर के अब केंद्रीय कैबिनेट में सख्त कानून का मसौदा तैयार हुआ और अब संसद में भी लाया जाएगा और कानून बनेगा। देखिए, जो सरकार जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, हो चुका है। अब इसको और ज्यादा राजनीतिकरण की जो कोशिश है ये बंद होनी चाहिए। देखिए, अभी जो खबरें आ रही है, नहीं हमारी और भी मांगे हैं, इस तरह की जो ताकतें इनके सामने, इनके पीछे हैं, खड़े हैं, वो और अभी फिर वही लगे हुए हैं। देखिए, ये गलत बात है, क्योंकि जब आप कल तक या आज तक, अभी तक कह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल। अब हम जो पहली रिएक्शन जो देख रहे हैं वो लग रहा है कि जो अभी ये सो कॉल्ड मूवमेंट जो है अभी इनके हाथ में से खिसक रहा है, क्योंकि बार बार ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह ये गतिरोध वहां पे जारी रहे ताकि टेंशन बढ़ाते रहे। मुझे लगता है अभी वक्त आ गया है, इन सबको सोचना चाहिए कि सरकार ने अपनी मांग ली है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो बातें हैं कि किसको कितने कॉम्पनसेशन देनी है और क्या और कुछ करना है, वो फिर जो जांच की बात हो रही है, जो हिंसा हुआ, वो सारे बातें बाद भी आएगी। लेकिन सरकार और खास करके प्रधानमंत्री की उस वीडियो में भी क्या था कि हमारी युवाओं का भविष्य है सबसे प्रथम है, और इसीलिए सरकार ने एक के बाद एक जो कदम लिए हैं और जितनी स्पीड से लिए, और आप देख रहे हैं एनटीए का भी पूरा चीजें चेंज हो रही है। आप रिडक्शन कमेटी की बात हुई है, कम से कम 100 से ज्यादा रिकमेंडेशन है, उसमें एक एक करके कुछ रिकमेंडेशन तो लागू हो चुके हैं, और क्या लागू हो सकते हैं वो भी करेंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि सरकार जब कमिटेड है, सरकार ने अपनी तरफ से जो हो सकता है सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए किया है। अभी समय आ गया है, सारे विपक्ष पार्टियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनको भी दायित्व बनता है
कि टेंशन ना रहे, नॉर्मल सी आए। ठीक है, लेकिन शेखर अय्यर जी, ये बात सच है कि जो भारत का जो जेनजी है, हमारे जो युवा हैं, वो आने वाले भारत के भविष्य हैं। लेकिन क्या ये हम नहीं सवाल पूछें कि जिस तरीके से पिछले 26 से 28 दिनों में जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें भारत के इन युवाओं को बरगलाने की और भ्रम में रखने की कोशिशें भी की गई? बिल्कुल, और अभी भी की जा रही है। वही बात मैं बार बार कह रहा हूं। देखिए, इतना बड़ा कदम सरकार और मंत्री की तरफ से लिया गया है, उसके बाद भी वहां पे अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ को ताकतें लगी हुए हैं। इसका मतलब कतई भी उनका स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में नहीं था। ये बड़ा साफ होते जा रहा है। देखिए, इस पे इतनी राजनीतिकरण हो रही है और ऐसे ताकतें जुड़ गए हैं इस पे। वो चाहते हैं कि भाई हिंसा फैल जाए और बच्चे और स्टूडेंट कम्युनिटी के आप उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं। वो उनकी राजनीति रोटी सेकना है। अब तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष का भी बनता है। सरकार ने जो करना है कर दिया है और कर रहा है। अब सरकार की भी दायित्व, मतलब विपक्ष की भी दायित्व बनता है, भाई सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहिए जी। क्योंकि देखिए, ये इस तरह आप करते जाएंगे। हमने देखा है जहां भी छात्रों को यूज करके जहां भी एजुटेशन हुआ है, अल्टीमेट सफरर्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। उनकी करियर बर्बाद हो जाती है बाद में। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये जो यही है, देखिए सबसे अभी सतर्क का समय आ गया है। देखिए, जो शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सुधार है वो लगातार काम है, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। लेकिन किसी को भ्रम में डालने की बात, किसी को अपने रास्ता से उनको आप मिसगाइड करना, ये मैं मानता हूं ये कठोर अपराध है। ठीक है, अगला सवाल निशान सौरभ आपसे। निशान, देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर कि ये जो इस्तीफा हुआ, इस इस्तीफे के बाद में हम ये कह सकते हैं कि छात्रों और सरकार के बीच में जो संवाद है, उस संवाद को भी एक नई गति मिलेगी, एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। ये माना जाए एक विश्वास और भरोसा भी बढ़ेगा प्रदर्शनकारियों का। जी देखिए, बिल्कुल कल भी जो छात्रों के साथ सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ जो सरकार की वार्ता हुई थी, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे जी, तो उसमें छात्रों ने साफ तौर पर कहा था कि हमारी जो सबसे पहली और प्रमुख मांग है वो ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और उसके अलावा और वो किसी बात पर सहमत नहीं होंगे। तो ऐसे में अब जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, तो जो आज जो वार्ता होनी संभावित है सरकार और छात्र संगठन के बीच में, जो सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में जो वार्ता होने वाली है, उसमें अब ये चूंकि सबसे प्रमुख मांग उनकी मान ली गई है, तो अब ऐसे में आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब छात्र अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन खत्म करेंगे। और जैसा कि शिक्षा मंत्री ने अपने इस ट्वीट में भी लिखा है कि अब उनका ध्यान होना चाहिए, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने करियर पर फोकस करें। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पहले दिन से ही, उन्होंने लिखा भी है कि पहले दिन से हमने इसकी जिम्मेदारी ली, जो भी पेपर लीक की जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी ली और परिस्थिति से कभी भी मैंने मुंह नहीं मोड़ा। और देखिए, जो भी पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है उसमें शिक्षा मंत्री का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि इस बार भी जो नीट की जो यूजी की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, वो कहाँ से लीक हुआ? जो प्रश्न पत्र, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किए थे, उन्होंने ही प्रश्न पत्र को लीक कर दिया जी। तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती थी? सरकार ने बाद में कदम उठाए, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी कर दिया गया है और इनको जल्द से जल्द सजा भी दिलवाई जाएगी। इसके बावजूद सरकार ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी ली और तुरंत ही ये निर्णय लिया गया कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाए। तमाम सिस्टम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। केंद्र सरकार ने तमाम एजेंसियों के साथ समन्वय किया, राज्य सरकारों के साथ समन्वय किया, जिला प्रशासन के साथ समन्वय किया, ताकि जो दोबारा नीट यूजी की परीक्षा 21 जून को आयोजित हुई उसमें छात्रों और अभिभावकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो
और वो सुचारू रूप से परीक्षा दे सके और सफलतापूर्वक परीक्षा का संचालन हुआ, आयोजन हुआ। 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और रिकॉर्ड 1 महीने के भीतर ही परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। और अब दाखिला की प्रवेश प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है, मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो अब ऐसे में ये जो प्रश्न पत्र लीक का जो मामला है वो पीछे छूट चुका है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का भी जो मामला था वो भी अब आज शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ वो भी अब मुद्दा खत्म हो गया है। तो ऐसे में अब जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो भी संगठन शामिल हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए सीरियसली कि अब उनका आंदोलन है उसको वो ख़त्म करें और अब वो वापस अपने अपने घरों में जाएं छात्र और अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान दें, क्योंकि जो उनकी सबसे प्रमुख मांग थी उसको मान लिया गया है। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, धर्मेंद्र प्रधान के पत्र पर यदि गौर करें तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं भारत के युवाओं के बेहतर भविष्य की सोच रखता हूं, इसमें मेरा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जो है वो मायने नहीं रखती है और नैतिकता के आधार पर अपना यह इस्तीफा सौंप रहा हूं। राजनीति के लिहाज से ये एक कितना प्रभावी संदेश हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल। आप अपना सवाल दोहराएंगे क्या? हाँ बिल्कुल शैलेंद्र, हम यदि धर्मेंद्र प्रधान के पत्र पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की, बेहतर भविष्य और उनके उज्जवल भविष्य की सोच में रखता हूं और इस पूरे मामले में मेरा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जो है वो मायने नहीं रखती है। ये धर्मेंद्र प्रधान कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक कदम है, छात्रों को एक संदेश भी है कि देखिए आपकी जो प्रमुख मांग थी कि इस्तीफा हो, उसे मंजूर कर लिया गया है, तो फिर आप अब आगे बढ़िए, आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाइए। छात्र का जो एक काम होता है कि अपने करियर बनाने की तरफ ध्यान दे। देखिए, पहले दिन से जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम वो कदम उठाए गए जिससे सुनिश्चित किया गया कि छात्रों का हित प्रभावित न हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमने देखा कि जो एनटीए रिफॉर्म्स की बात होती है या फिर बाकी बातें होती है, उसमें हमने देखा कि पुनर्परीक्षा कराई गई और ये सुनिश्चित किया गया कि सफलतापूर्वक परीक्षा हो। एनटीए में जो आरोपी एक तरह से जिन पर आरोप लगा अनियमितता के या फिर ढिलाई बरतने के, उनको बर्खास्त भी किया गया, उन कर्मचारियों को। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं शैलेंद्र, अपनी बात रखिए। बिल्कुल। तो ये एक छात्रों के लिए एक संदेश है कि जब उनकी सारी प्रमुख मांग मान ली गई है, सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ये एक तरह से देखे प्रमुख मांग जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था, उस पर भी तैयार हो गई, तो फिर अब उनका आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। जो उनकी प्रमुख मांग है, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था, वो आंदोलन अब खत्म करना चाहिए। बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब आंदोलन कम से कम खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी मांग थी और उस मांग को भी पूरा कर लिया गया है। और सोनम वांगचुक इसके पहले वो अपना अनशन तोड़ने की घोषणा वो कर चुके हैं। हमने देखा कि सरकार के 2 मंत्री वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया और उसके बाद में अब मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है। तो कम से कम जंतर मंतर से जो बीते दिनों हम जो तस्वीरें देख रहे थे, वो तस्वीरें अब वहां से खत्म होनी चाहिए और ये जो स्थिति है, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन की स्थिति थी, इनका प्रदर्शन खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और सबका दायित्व बनता है, उनका भी दायित्व बनता है जो आंदोलन में लगे हुए थे, क्योंकि अब कुछ क्षणों में वो फिर दोबारा बातचीत करेंगे मंत्री, हमारे केंद्र मंत्रियों से जी। और सबकी उम्मीद है कि अभी पूरा जब कोई सारे चीज़ों को अभी ठीक रिस्पॉन्स सरकार ने भी दिया है और इनको भी समय आ गया है कि इसको ख़त्म करें और आगे जाके सरकार ने जो भी कमिटमेंट है, सरकार की भी सामने बहुत काम है, क्योंकि अभी कानून लाना है पार्लियामेंट में एक नॉर्मल डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें को हम इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि पूरा बात एक मंत्री के इस्तीफा को लेकर नहीं था, लेकिन जिस तरह बनाया गया जैसे कि वही बड़ी चीज है, अगर वही बड़ी चीज है तो हो गया अभी, ठीक है। तो अब आगे क्या सबकी उम्मीद है कि अभी जो बातचीत अभी होगी, आज 3rd राउंड कुछ क्षणों में शुरू होने वाला है जी। सबकी उम्मीद है कि उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा और सब अपने अपने स्थान जाएंगे और एक प्रकार से नॉर्मल अपना अपना जो काम है, आगे सबके अपनी दायित्व है, हर नागरिक को दायित्व है, वो अपने अपने काम करेंगे। और दूसरी बात
आपने देखा होगा सोनम वांगचुक ने भी इसीलिए अपने अनशन खत्म किए, अपने फास्टिंग इसलिए खत्म किए क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए चुके थे कि सरकार सिंसियर है। कि जो बातचीत अब आपके माननीय मंत्री जेपी नड्डा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जो जो वहां पे जो हॉस्पिटल में जाके उनको कन्विंस किया कि भाई जी। सरकार ये कर रही है, उसके बाद ही सोनम वांगचुक ने फैसला लिया कि देश पे हित में उनको और आगे ये छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो ठीक। फैसला लिए। ठीक है, लेकिन शेखर अय्यर साहब, क्या एक मंत्री के इस्तीफे से या एक मंत्री के बदल देने से शिक्षा व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो मैं बात पहले से सब लोग कह रहे हैं। देखिए हमारे शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, और दिक्कतें देखिए क्या होता है, जैसा आप सुधार करते जाओ तो नए नए दिक्कतें आएंगी। जी। और जो लोग शिक्षा व्यवस्था में है उनका दायित्व भी बनता है, वो कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो या कोई स्टूडेंट हो, इन ये चीजों सामूहिक को आगे जिम्मेदारी है और सतत रूप से सबकी चलने वाली जिम्मेदारी। प्रक्रिया है। सबके नहीं, एक प्रक्रिया है और जी। लगातार देखिए कभी ऐसा नहीं होता कि भाई सिस्टम स्टैटिक नहीं होता, नए नए चुनौती आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस हिसाब से उस चुनौतियों को सामने करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अनेक होंगे ही। जी, लेकिन अगला सवाल और बड़ा सवाल ये भी है, समझना चाहूंगा निशांत सौरभ आपसे। देखिए अब इस्तीफे के बाद में अब संसद में इस पर चर्चा होनी है, नीट के ऊपर। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को भी वीडियो साझा किया जिसके मिलियंस में व्यूज गए और लोगों ने, खासतौर से भारत के युवाओं ने प्रधानमंत्री के उस वीडियो की सराहना की और उस पर भरोसा और विश्वास भी जताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब संसद में अभी तक तो विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के और चर्चा की मांग को लेकर के अड़ा हुआ था। सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार है, उसके बाद भी संसद में गतिरोध देखने को मिला। अगली चुनौती यही है कि संसद से भी बेहतर तस्वीर आएगी, गंभीर विचार मंथन की तस्वीर आएगी सामने। निशांत सौरभ। जी देखिए बिल्कुल युवाओं को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं युवा उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो अपने वीडियो में जो उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए वो सख्त कानून लाने वाले हैं संसद में। वो उन्होंने उस पर वो कायम रहे। उन्होंने कैबिनेट में कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें इस जो प्रस्तावित विधेयक है उसको मंजूरी दी गई इस कैबिनेट में। और अब ये प्रस्तावित है सोमवार को संसद में इस बिल को लाए जाने की संभावना है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो भी चर्चा में शामिल होंगे। एक सकारात्मक चर्चा होगी कि कैसे जो पेपर लीक जैसी घटनाएं, न केवल नीट यूजी की परीक्षा हो बल्कि देश भर में अलग अलग जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें भी जो पेपर लीक जैसी घटनाएं अक्सर सामने आती है, हमें देखने को मिलती है। इन तमाम पेपर लीक जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सके, कैसे उस पर लगाम लगाया जा सके, उस पर एक सकारात्मक चर्चा जो कि देश का हर नागरिक चाहता है कि संसद सकारात्मक चर्चा का केंद्र बने। तो अब जब सोमवार को ये उम्मीद की जा रही है कि जो पेपर लीक कानून 2024 का जो पेपर लीक कानून था उसमें संशोधन से संबंधित विधेयक जब सदन के पटल पर रखा जाएगा तो उस पर तमाम जो विपक्षी दल हैं और सत्तारूढ़ दल के जो तमाम सांसद हैं वो एक सकारात्मक चर्चा में भाग लेंगे और ये अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे कि कैसे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, इस पर अपने विचार प्रतिक्रिया देंगे। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो कानून में संशोधन लाया जा रहा है वो सर्वसम्मति से संसद के पटल पर उसको पारित कर दिया जाए। ठीक है, अगला सवाल शैलेंद्र मिश्र आपसे। क्या ये समझा जाए कि सरकार के इस कदम के बाद में युवाओं का अपनी सरकार के प्रति विश्वास जो है वो और ज्यादा बढ़ा है? देखिए अगर आप मुझे समय दें तो मैं आप बताना चाहूंगा कि एक के बाद एक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में छात्र हितों में सरकार ने उठाया जी। और ये एक ऐसी मांग थी जिसपे कहा जाता था कि इसका कोई एक तरह से कहे कि एक जिद है और उसमें जब चूंकि ये प्रमुख मांगों में शामिल थी 3 जो मांग की, तो पहले ये स्पष्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से कि हाँ आप जो ये मांग कर रहे हैं कि पीड़ित छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए, वो सरकार मान रही है। संसद में चर्चा मांग रही है और जो लाठीचार्ज में वो एक तरह से कहा गया था कि उन दोषियों पे कार्रवाई हो, उस पर भी विचार की बात हुई कल जब मुलाकात हुई थी। अब जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने भी त्याग पत्र दे दिया है तो वो सारी मांगे जो प्रदर्शनकारी छात्रों की है वो पूरी हो गई है। तो पहली बात तो यह है कि ये मुद्दा जो
नीट पेपर लीक के बाद शुरू हुआ, इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। छात्रों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए और सामान्य तरीके से जो पढ़ाई लिखाई उनकी अपनी है या जो तैयारी है वो करे। अब जी। दूसरी बात आती है कि छात्रों के बहाने जो राजनीति कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, उनके लिए भी एक संदेश है कि देखिए, सरकार ने कह रही थी कि छात्र हित पे के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी, तो अब आप अपनी राजनीति बंद कीजिए। संसद में चर्चा होती है तो आके भाग लीजिए, और अगर बिल पेश होता है तो उस बिल पे अपने सुझाव दीजिए। जो सरकार और मजबूत बिल लाने जा रही है जिसकी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। तीसरी बात अब यह है कि यह भी बड़ा विषय है कि छात्रों के बहाने क्या कुछ ऐसी ताकतें थी जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रही थी, और जिस बात का जिक्र एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में भी किया है। तो छात्रों को यह समझना चाहिए कि उनको भरमाने की कोशिश करने वाली ताकतें भी मौजूद है कहीं ना कहीं, और देश के बाहर ही सही, जो मौका पाकर उन्हें भरमाना चाहती है। उनका जो मूल लक्ष्य है पढ़ाई लिखाई, अपना करियर संवारना, अपना भविष्य बनाना और अपने भविष्य के जरिए देश के भविष्य बनाना, देश को मजबूत करना, उससे भटकाना चाहती है। तो भविष्य के लिए वो सावधान रहे कि ऐसी ताकतें समय समय पर कोशिश करती रहेंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि एक के बाद एक कदम, चाहे वो सीटें बढ़ाने की बात हो, चाहे परीक्षाओं में शुचिता की बात हो, चाहे जिम्मेदारी तय करने की बात हो, चाहे नए तकनीक के इस्तेमाल करने की बात हो, सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कार्रवाई हुई है, फैसला हुआ है, कदम उठाए गए हैं, और उसके नतीजे भी दिखते हैं कि आज हम 2 से ज्यादा एमबीबीएस सीट देख रहे हैं, पैरामेडिकल्स की सीट देख रहे हैं, और इस तरह के तमाम हम उपाय देख रहे हैं जो भविष्य के हमारे छात्रों को तैयार करेगा। चाहे वो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, स्किल्ड एजुकेशन की बात करें, तमाम रोजगार परक शिक्षा कोर्सों की बात करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, महत्वपूर्ण है बदलाव हो, और वो बदलाव सकारात्मक हो जिसमें सभी के लिए एक बेहतर व्यवस्था को हम तैयार कर सकें। और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी की बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में 2 मांगों पर सरकार और सीजेपी की बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में सरकार और कांग्रेस और ये सीजेपी की बैठक होने वाली है। हमारे साथ देवेंद्र सिंह रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। 2 मांगों पर सरकार और सीजेपी की बैठक होनी है। देवेंद्र, समझना चाहेंगे क्या बड़े विषय चर्चा हो सकती है? देखिए, इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़ा हूं जहां पे ये वार्ता होनी है, और कल भी ये वार्ता हुई थी। तब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ जो है सौरभ दास सीजेपी और अभिजीत रंका, ये जो 2 प्रमुख नेता है कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके साथ ये वार्ता हुई थी। अब जो है इस वक्त जो मैं आपको बता दूं तो सीजेपी के आशुतोष रंका और सौरभ दास दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और इनके साथ 2 और नेता हैं उनके। इस प्रकार से उनका डेलीगेशन पहुंच चुका है। अब इंतजार है केंद्रीय मंत्रियों के आने का, जिसको लेकर के यहाँ पे काफी हलचल है। भारी संख्या में जो है पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया हुआ है, और जिस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई है उससे लग रहा है कि कुछ ही देर में जो है केंद्रीय मंत्रियों का जो है प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ पहुंचेगा और जो है वार्ता होगी। जिस प्रकार से इस वार्ता से पहले जो है, क्योंकि देखिए सीजेपी की कल ही ये डिमांड थी कि नॉन निगोशिएबल डिमांड जो बताई थी सीजेपी की तरफ से, वो थी कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और देखिए, इस बैठक से पहले, ठीक पहले ही जो है धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा हो चुका है शिक्षा मंत्री के रूप में भारत सरकार से। ऐसे में अब माना जा रहा है कि कुछ जो है बीच का रास्ता निकलते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि सीजेपी का जो एक जो डिमांड थी उन्हें पूरी तरह मान लिया गया है। तो क्या अब ये देखना होगा कि क्या सीजेपी अपना कॉल वापस लेते हैं धरने का, प्रदर्शन का, या फिर कोई नई शर्त जो है वो रखी जाती है केंद्रीय मंत्रियों के सामने। हमने देखा किस प्रकार से जो घटनाक्रम रहा है इस आंदोलन को लेके, गोल पोस्ट चेंजेस हुई हैं कई बार सीजेपी की तरफ से, क्योंकि जब इनके प्रमुख नेता सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक था, उनकी तरफ से जो बयान आया था पहले कि मैं हंगर स्ट्राइक कर दूं अगर आश्वासन मिलता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, तो उसके बाद जो घटनाक्रम बने हैं, जिस प्रकार से हमने देखा कि एक ये नॉन निगोशिएबल डिमांड हो गई थी पूरे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इस पूरे मामले में। अब जब इस्तीफा हो चुका है तो क्या सीजेपी जो है वो अब अपना जो है कॉल धरने का वापस लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने वाला मुद्दा कि किस प्रकार से जो
इनका पूरा जो इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसमें हमने देखा कई प्रकार ठीक की है। बातें हो रही थी, वो आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, तो ये देखने वाली बात ठीक है, होगी। धन्यवाद देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी के बीच में बैठक होने वाली है। 2 मांगों को लेकर के ये बैठक होने वाली है। शेखर अय्यर साहब, देखिए 2 मांगों को लेकर के बैठक की बात सामने आई है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो हो चुका है, और दूसरी जो और बड़ी जो मांग थी वो छात्रों को मुआवजा देने की मांग थी। अब इस पर मतलब ये देखना होगा कि हालांकि किस विषय पर चर्चा आगे बढ़ती है, लेकिन सवाल यह है कि यदि इस तरीके से मांगे और बढ़ी या बदली तो फिर कैसी स्थिति सरकार के सामने होगी? नहीं, देखिए, ये 2 मांग जो है, इसको लेकर जो पहली जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है मंत्रियों और डेलीगेशन के बीच में, उसमें बड़ा क्लैरिफाई किया गया था कि ये जो है मुआवजा देने की बात सरकार के अपने नियम कानून होते, और उसका कैसे करना है, क्या करना है, किस स्कीम में करना है, वो सरकार का अलग एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आज ही फैसला हो जाए, आज ही सबको दे दे, ऐसी बात नहीं है। वो एक लंबा प्रक्रिया है, क्योंकि राज्य सरकार का क्या है, इसका सरकार का क्या, कौन कौन है, पहले आइडेंटिफाई करना है, और पहले एक प्रकार से इंक्वायरी होनी चाहिए भाई किसकी, अगर जो मौत की बात की जा रही है, जो छात्रों की मौत की, तो किसका मौत कैसे वो है। और दूसरी बात, जो हिंसा में जो शामिल हुए जो छात्रों पर जो अटैक की बात हो रही है, तो अगर वैसे अटैक कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका भी जांच होगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी ये बात है कि कुछ ताकतें ने उनको भी अटैक किया, कई पुलिस कर्मचारी भी ये हुए, 80 से ज्यादा हॉस्पिटल में उनकी भी इलाज चल रहा है। तो ये जो बाकी जो बातें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगी। एफआईआर दर्ज हुआ है, और भी इन्वेस्टिगेशन करके वो आगे होगी। ये एक प्रकार ये प्रक्रिया ये बिल्कुल एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसलिए कोई समय सीमा या डेडलाइन इस पर रख नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी यहां पर समझना होगा अय्यर साहब कि हमने देखा प्रदर्शन करना ये छात्रों का अधिकार है, हमारे देश का संवैधानिक अधिकार भी है कि आप व्यवस्था के दायरे में रहते हुए नियम के अनुरूप आप अपना प्रदर्शन करें, लेकिन वो प्रदर्शन हिंसक ना हो, उग्र ना हो, व्यवस्थाओं को तोड़ने वाला, खराब करने वाला ना हो। उसकी तस्वीर भी हमने देखी, जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र यहां पर बता रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकतें भी इसमें शामिल थी जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। और हालांकि वो जांच का विषय है, लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि इस पहलू की भी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। अय्यर साहब, नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कि हमेशा इस तरह के आंदोलन में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे घटनाक्रम की गति होती है जो लोग इसके सामने नेतृत्व ले रहे हैं उनके हाथ से भी निकल जाता है। तो जब उनकी कंट्रोल में भी नहीं रहता, ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ ऐसी घटनाएं हुए पिछले 2-3 दिन, जो वहां पे नहीं हुआ लेकिन आसपास इलाके में जो घटनाएं हुई हैं, कई पेट्रोल पंप पे आक्रमण, कई पुलिस गाड़ियों पे आक्रमण, ये सारे मुझे नहीं लगता है कि कोई छात्र जो नीट को लेकर चिंतित है वो इस तरह की हिंसा में भाग लेंगे। तो सवाल आता है, हिंसा कौन करा रहा है, क्यों करवा रहा है, पत्थर क्यों फेंक रहा है, और पुलिस कर्मचारियों को टारगेट करने की क्या मतलब है। देखिए, ये सारी चीजें से लग रहा है, देखिए इस तरह की व्यवस्था कतई कोई भी सरकार इसको ये नहीं करे, एक्सेप्ट कर सकती है, ना कोई नागरिक इसको एक्सेप्ट करेंगी जी। तो इन चीजों पर उनका भी दायित्व बनता है, जो आज आंदोलन के नेता के रूप में जो आज कर रहे हैं, उनको तुरंत कॉल देना चाहिए कि भाई स्थिति सामान्य होनी जानी चाहिए, और ज्यादा टेंशन इस पर नहीं होनी चाहिए। जब सरकार ने बिल्कुल, देखिए, एक हमारी डेमोक्रेसी की आज एक अच्छी एग्जाम्पल है कि छात्रों ने आंदोलन किया, सरकार ने उनकी बात सुनी, उनकी मांग ये हो गई, बातचीत जारी है, और पार्लियामेंट में नए कानून आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है। शैलेंद्र मिश्र से अगला सवाल पूछना चाहूंगा। शैलेंद्र, देखिए, हमारे देश में जिस तरीके की संवैधानिक व्यवस्था है उसके आधार पर हमने ये देखा कि छात्रों ने मांग रखी, प्रदर्शन किया, लेकिन आप अपनी मांग और अपने प्रदर्शन को एक दायरे में और एक तरीके से रखेंगे। जब तक छात्र जंतर मंतर पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमने देखा किसी भी तरीके की झड़प की तस्वीरें सामने नहीं आई। ना प्रशासनिक अधिकारियों ने, ना पुलिस ने, किसी ने भी छात्रों को परेशान नहीं किया। लेकिन आप व्यवस्था को तोड़कर यदि चलते हुए संसद के सत्र में यदि संसद का घेराव करने की कोशिश करेंगे, जो कि नियमों के भी अनुरूप नहीं है, तो उसके बाद में जो स्थिति बिगड़ी,
तो बड़ा सवाल यही उठता है कि आपके प्रदर्शन करने का तरीका हो वो भी तो कम से कम मर्यादित हो, व्यवस्थित हो। देखिए, छात्र जिन जो प्रदर्शन कर रहे थे, अब किन परिस्थितियों में वहां पर हिंसा हुई, किस तरह से आंदोलन उग्र हुआ, ये एक तरह से भविष्य का विषय है। लेकिन हम जानते हैं कि उन लोगों को ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि जब हमें कहते हैं कि युवा हमारे भविष्य हैं, तो युवाओं को बरगलाना नहीं है और उनको भ्रम से बचाना है, और खुद एक तरह से ऐसे कदम नहीं उठाने हैं जिससे कि युवाओं को भ्रमित होने का अवसर मिले या फिर वो भ्रम का शिकार हो। तो उन राजनीतिक दलों से भी सवाल होंगे कि आखिर वो उन्होंने इस तरह के बयान क्यों दिए जिससे कि कुछ युवा भ्रमित होते हुए नजर आए। दूसरी बात है, आज इस बात का जिक्र शेखर अय्यर जी कर रहे हैं कि छात्रों के बहाने क्या कुछ ऐसे तत्व शामिल थे जिनकी वजह से इस तरह की हिंसा हुई, या उन्होंने छात्रों के बहाने हिंसा फैलाई। देखिए, वो सब चर्चा का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी थोड़ी देर बाद छात्रों के जो प्रदर्शनकारी छात्रों के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी वार्ताकार जो केंद्र सरकार के जेपी नड्डा साहब और जो है पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे बातचीत होनी है। कल जो बातचीत हुई थी उसमें जो मांग रखी गई थी वो मान ली गई है। तो ऐसे में हम पहले कहें कि अब वो गोल पोस्ट चेंज करेंगे, उनको कुछ और मांग होगी, ऐसे भी बहुत नहीं कहना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो फिलहाल इस बैठक के बाद आंदोलन वापस लेने की घोषणा करेंगे, अपील करेंगे कि जो उनका मांग थी, जो उनका उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। सरकार ने पूरी तरह से संवेदना दिखाते हुए, संवाद की ताकत को समझते हुए, और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सरकार ने कहा है कि वो किसी भी समस्या के समाधान में संवाद से समाधान की ओर जाना चाहती है। ये उसका एक नीति रही है। तो इस मामले में भी सरकार ने वो कदम उठाया है। जैसे ही वार्ताकार ने इच्छा जताई छात्रों की तरफ से कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, जेपी नड्डा के घर पे बुलाया गया। फिर यह बातचीत हुई कि नहीं, घर पे बातचीत नहीं, हम करना चाहते हैं, अब किसी न्यूट्रल प्लेस पे हम चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात हुई, न्यूट्रल प्लेस पे बातचीत की बात हुई। मांग रखी गई कि भाई जो जिनकी मौत हुई, जिन छात्रों को, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। सरकार ने उस पर पहले ही बोला था कि हाँ, इस पर ये इसमें मांग को मान लिया जाएगा, संसद में चर्चा को मान लिया जाएगा, और तमाम वो सीरीज ऑफ जो कदम उठाए गए उसकी बात की गई। अब सवाल ये हो रहा था कि क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो देखिए, दिख रहा था जिस तरह से बयान आ रहे थे, जिस तरह से विपक्षी दलों के कुछ नेता सवाल पूछ रहे थे या फिर बात अपनी रख रहे थे। देखिए, संसद में या देश में या संसदीय लोकतंत्र में सभी नेताओं को अपनी बात रखने का हक है, सत्ता के नेताओं को भी, विपक्ष के नेताओं को भी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को समस्या भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बात देश हित की हो, जब बात राष्ट्र हित की हो, तब ये सोच समझ कर बयान देना राजनीतिक नेताओं की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हम छात्रों को उसमें बहुत दोषी नहीं देंगे। छात्र हैं, उनमें भविष्य में और समझदारी आएगी, वो आंदोलन करता है, उन्हें लगता है कि उनके भविष्य के साथ अगर कुछ दिक्कत है तो अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, छात्रों पर सवाल नहीं था, बिल्कुल सवाल यही था कि क्या कुछ ऐसे लोग थे जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश वो कर रहे थे छात्रों के नाम पर, जो कि ये सवाल उठाता है, एक तरीके से उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करता है, और जो आंदोलन की जो मांग थी उसको भी एक तरीके से प्रभावित करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। निशांत, अगला सवाल आपसे। देखिए, ये हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में अब जो हम ये देखते थे कि जो चुनाव के जो बड़े मुद्दे होते थे उनमें शिक्षा जो था वो प्राथमिकता नहीं होती थी, लेकिन अब समझा जाए कि समय की मांग ने इस विमर्श को भी बदला है, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार एक ऐसे विषय रहे हैं जिसने छात्रों की आवाज को मजबूत किया है, और सरकारों ने भी उनके इस मामलों को, उनके इस मुद्दों को सुना है जमीन पर उतरकर। जी देखिए, चुनाव में हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब एक मुद्दा रहता है, और शिक्षा सबसे प्रमुख मुद्दा होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश की युवा पीढ़ी से जुड़ा होता है, और देश की जो लगभग 70% आबादी जो है वो युवाओं की है। तो ऐसे में ये जाहिर तौर पर शिक्षा सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। और अब चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी बदलावों के दौर से भी गुजर रही है। शिक्षा तंत्र में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं,
और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं कि जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो विकसित राष्ट्र बनने में किनका सबसे बड़ा योगदान होगा? उन्हीं का योगदान होगा जो कि आज स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, जो देश के युवा हैं, उन्हीं का उनकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है विकसित भारत के बनाने में। तो ऐसे में जो भी राजनीतिक दल हैं, जब वो चुनाव में जाएं तो उनके लिए शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ये सभी दलों को सोचना चाहिए। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, अब ये 29 जुलाई को ही 6 साल पूरे हो जाएंगे। तो सरकार ने कोशिश की है कि तमाम जो शिक्षा नीति के जो प्रावधान हैं, उसके तमाम प्रावधानों को धरातल पर उतारा जाए, इसकी दिशा में तमाम प्रयास किए गए हैं पिछले 6 साल के दौरान। और ये कोशिश की गई है कि भारत के जो युवा हैं, भारत के जो छात्र हैं, उनको विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश में ही मुहैया कराई जाए। और यही वजह है कि जो दुनिया के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, वो अब भारत में कैंपस खोलने के लिए अब वो आतुर हैं। करीब 2 दर्जन विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल चुके हैं। भारत के विश्वविद्यालय भी अब विदेशों में जाकर अपने कैंपस खोल रहे हैं। IIT और IIM जैसे संस्थान विदेशों में जाके कैंपस खोल रहे हैं। जो QS यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, उसमें पिछले 10 साल के दौरान देखें तो जो भारतीय संस्थानों की संख्या में करीब 5 गुना वृद्धि हुई है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार होना चाहिए, और ये लगातार सुधार हो भी रहा है और होना चाहिए। और ये सभी दलों के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि युवाओं का मुद्दा जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि देश के जो युवा हैं, देश की जो युवा पीढ़ी है, वही देश का भविष्य है, और देश का भविष्य इन्हीं के कंधों पर है। और 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत बनाना है, तो देश के युवाओं की ही सबसे प्रमुख भूमिका होगी। ठीक है शैलेंद्र, आपसे भी यही सवाल है। विमर्श जो हुआ है हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर का इस पूरी घटना को लेकर के, हम ये समझे कि ये जो विमर्श है हमारे देश में शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो अभिभावक हैं वो बहुत मोटी अपनी जो कमाई का एक हिस्सा बच्चों की शिक्षा में लगाते हैं, और वो जो शिक्षा है वो सुनिश्चित की जाए कि उसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो और एक आदर्श व्यवस्था स्थापित हो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए। देखिए पराक्रम, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये देश है, और सभी को सुरक्षा सुनिश्चित हो, उसमें हमने देखा है कि तमाम कदम बीते वर्षों में उठाए गए। देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, केंद्र की विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, राज्य के विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, तकनीकी प्रोफेशनल संस्थानों की संख्या बढ़ी है। ये एक तरह से देखें, इसमें तो कोई चर्चा और डिबेट वाली बात नहीं है। और दुनिया को हम प्रोफेशनल पेशेवर, दुनिया हमारे भारतीय पेशेवरों की तरफ देख रही है। अभी का जो मुद्दा था वो ये था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्रों का हित प्रभावित न हो, भविष्य उनका खराब न हो। तो जब पेपर लीक हुआ, परीक्षा दोबारा सुनिश्चित कराई गई, और उसके बाद के कदम उठाए गए। सीरीज आप एक के बाद एक कदम थे, उसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। हमेशा चुनौतियों की बात होगी, शिक्षा में सुधारों की बात तो होती रहती है। बीते आप 70 वर्षों में देखें, जो इधर के जो सुधार में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई, वो अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। और अब धीरे धीरे उसके जो आगे के जो संकेत है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव दिखाई दे रहा है, वो भी अब सामने आने लगा है। देखिए, छात्रों की ये चिंता होती है कि पढ़ाई लिखाई के बाद, इस कोई कोर्स करने के बाद उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले, या फिर वो स्टार्टअप अपना शुरू करें, या फिर एक ऐसा इकोसिस्टम उनको मिले जिसमें वो जो कुछ करना चाहते हैं वो करने की एक सहूलियत हो। जो पढ़ाई के दम पर, जो उन्होंने तकनीकी कौशल हासिल किया है उसके दम पर, उस और कदम उठाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये सरकारें सुनिश्चित करती हैं। जो भी चुनौतियां आती हैं, उनके निदानों को भी, उनके हल निकालने का भी प्रयास किया जाता है। अब सवाल है कि आगे क्या। जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, छात्रों की जो प्रमुख मांग है मान ली गई है, तो कोई कारण नहीं है अब कि ये छात्र जो अभी बातचीत करने जा रहे हैं, बातचीत शुरू होने वाली है, ये अपना धरना प्रदर्शन खत्म ना करें, क्योंकि तीनों प्रमुख मांगे मान ली गई। और बिल्कुल, और जो एक मांग ये है कि जिन्होंने लाठी चलाई या उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व थे, या फिर कुछ देश विरोधी तत्व भी इस आंदोलन को उकसा रहे थे। देखिए, कोई भी आंदोलन में जब अगर हिंसा हो जाती है तो सवाल उठते हैं कि आंदोलनकर्ता जो है क्या वो नियंत्रित नहीं कर पाए,
या उनका जो उद्देश्य था उससे भटक रहे हैं, वो बात की बात है, वो चर्चा उससे होती रहेगी। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, ये बातचीत जब होगी छात्रों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की, उम्मीद यही है कि ये आंदोलन खत्म होने का ऐलान बिल्कुल, होगा। बैठक बिल्कुल। के बाद न हो तो जंतर मंतर पर जाकर होगा छात्रों ठीक है। की तरफ से, और देश भर में जहां पर भी छात्र बैठे हैं वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे और यह मुद्दा फिलहाल के लिए खत्म हो जाएगा। छात्र अपनी पढ़ाई करेंगे, जो छात्र पढ़ाई के लिए या किसी कोर्स में जिनका एडमिशन है ठीक है। या किसी परीक्षा की वो तैयारी ठीक कर है, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद यही है कि अब ये जो छात्रों का जो प्रदर्शन है और जंतर मंतर पर जो आंदोलन है वो समाप्त होगा, क्योंकि छात्रों की जो बड़ी बड़ी मांगे थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो भी हो चुका है। अब यही हम उम्मीद करते हैं कि अब शांति होगी और जो व्यवस्था है वो और ज़्यादा बेहतर होगी, पारदर्शी होगी और निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर साहब, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत सौरभ और शैलेंद्र मिश्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही इस पूरे विमर्श की कि जो तमाम सारे छात्रों की मांग थी उसमें जो प्रमुख मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि सरकार और सीजेपी के बीच में बैठक होने वाली है अपनी मांगों को लेकर। उम्मीद यही है संभवतः कि जो प्रदर्शन था, जो आंदोलन था, वो अब समाप्त होगा। समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।